जिमी अभी किसी और की गर्लफ्रेंड को देखकर मजे से बात ही कर रहा था कि तभी पूरी तरह से हथियारों से लैस एजेंट्स उसके बड़े से घर में घुस आए। वो जरा भी नहीं घबराया, बस शांति से अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। यहाँ तक कि जब एक एजेंट ने उसका गला बुरी तरह से पकड़ा तब भी जिमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। क्या अभी हंसी आ रही है? एजेंट ने जिमी को जोर से जमीन पर पटक दिया और उसे हथकड़ी पहना दी। उन्हें उसके घर से सिर्फ दसियों किलो ड्रग्स ही नहीं मिले, बल्कि भारी मात्रा में हथियार, गोलियां और बेशुमार कैश भी मिला। इतना सब होने के बाद भी जिमी बिल्कुल शांत था, लेकिन जब एजेंट्स को 2 भारी हथियार मिले तब जाकर उसकी आंखों में थोड़ी हलचल हुई। जिमी को ये नहीं पता था कि शुरू से लेकर आखिर तक ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था और वो इसका सबसे अहम मोहरा था। जिमी को अस्थायी तौर पर जेल में डाल दिया गया और कोर्ट की सुनवाई का इंतजार किया जाने लगा। उसे लगा था कि उसके पिता, जो एक रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, उसे बचाने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पिता उसके लिए एक अच्छी और एक बुरी नबर लेकर आए। बुरी जबर ये थी कि उसके घर से बहुत सारा गैर कानूनी सामान मिला है, इसलिए उसे कई सालों की जेल हो सकती है। अच्छी जबर ये थी कि उसके पिता ने अपने संपर्कों से एक वकील से बात की है। अगर जिमी कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसकी सजा कम होकर सिर्फ 5 साल रह जाएगी, और अगर जेल में उसका बर्ताव अच्छा रहा तो वो 2 साल में ही बाहर आ सकता है। अब तक जो भी हुआ था उसे देखते हुए यही सबसे अच्छा रास्ता था। कोर्ट में जिमी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने कहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसे लगा कि अब जज बस एक औपचारिकता पूरी करेंगे और उसे वही सजा सुनाएंगे जिसकी उसे उम्मीद थी। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जज का फैसला बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जिमी के पास से कई भारी हथियार मिले थे और साथ ही बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी थी। इसलिए जज ने उसे सबसे कड़ी सजा देने का फैसला किया। इस फैसले से न सिर्फ जिमी हैरान रह गया, बल्कि उसके पिता के भी होश उड़ गए। लेकिन एक बात तो साफ थी कि उन दोनों बाप बेटे को उस वकील ने धोखा दिया था। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। जिमी के हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होने वाला था। कुछ महीनों की जेल ने जिमी को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसने अपने दोस्त बनाने के हुनर का पूरा फायदा उठाया। जेल के अंदर उसका काफी दबदबा बन गया था। एक दिन जेल का एक गार्ड उसे अकेले एक कमरे में ले गया जहां 2 जाने पहचाने अजनबी बैठे थे। जिमी ने एक ही नजर में उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी को पहचान लिया। ये वही वकील बॉब था जिसने उसे फंसाया था। इससे पहले कि जिमी कुछ पूछ पाता, लॉरेन ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि वो FBI से लॉरेन है और उसने साफ कहा कि उसे पता है कि जिमी ने इन 7 महीनों में जेल में बड़े मजे किए हैं। उसने न सिर्फ ज्यादातर गैंग्स के साथ अच्छी बना ली है, बल्कि अपनी पहचान का फायदा उठाकर एक साइड बिजनेस भी शुरू कर लिया है, जहां वो आधे घंटे के हिसाब से काफी अच्छी कमाई कर रहा है। और उनका जिमी के बारे में पहले से ही इतनी छानबीन करने का यही कारण था कि FBI को उसका ये दोस्त बनाने का हुनर बहुत पसंद आया। लॉरेन ने बात को गोल गोल नहीं घुमाया और सीधे मुद्दे पर आ गया। वो जिमी के साथ एक सौदा करना चाहता था। अगर जिमी एक दूसरी जेल में जाने को तैयार हो जाए और वहां लैरी नाम के एक साइको मुजरिम से दोस्ती कर ले और उससे लड़कियों के मर्डर का सच और उनकी लाशों के ठिकानों का पता लगा ले, तो इसके बदले में जिमी की 10 साल की सजा पूरी तरह माफ कर दी जाएगी और वो उसी वक्त आजाद हो जाएगा। ये ऑफर सुनने में किसी लॉटरी के लगने जैसा था, लेकिन इसके पीछे का टतरा जिमी की जान भी ले सकता था। लैरी वो शैतान था जिसने पूरी अमेरिकी पुलिस की नाक में दम कर रखा था। उसने कुछ ही सालों के अंदर कई जवान लड़कियों का बेरहमी से मर्डर किया था और इस आदमी को साफ सफाई की एक अजीब सी बीमारी थी। हर बार मर्डर करने के बाद वो क्राइम सीन को बिल्कुल साफ कर देता था, यहाँ तक कि मरने वाले के कपड़े भी तह करके रख देता था। यही वजह थी कि पुलिस को इतने सालों में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया था। लेकिन कुछ दिन पहले सालों पुराने एक केस में एक नया सुराग मिला, जिसकी वजह से आखिरकार इस आदमी की एक कमजोरी पुलिस के हाथ लगी। वो केस एक मक्के के खेत में हुए मर्डर का था और उस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह ने बताया था कि कातिल एक गोरा आदमी था जो एक चमकदार ग्रे रंग की पिकअप ट्रक चला रहा था। इसके अलावा पुलिस के पास कोई और सुराग नहीं था और ये अधूरी जानकारी कातिल को पकड़ने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए ये केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। फिर कुछ दिन पहले पुलिस चीफ को अचानक एक शिकायत मिली। शिकायत करने वाली लड़की ने बताया कि घर जाते वक्त उसे एक वैन चलाने वाले एक अजीब से आदमी ने फॉलो किया था और उस वैन का रंग बिल्कुल ग्रे था। ये सुनते ही पुलिस चीफ ने तुरंत इस सुराग को उस सालों पुराने लड़की वाले केस से जोड़ दिया। गाड़ी के नंबर से चीफ ने पता लगाया कि इस गाड़ी की पिछले 1 साल में 3 बार पहले भी शिकायत हो चुकी है और हर बार किसी लड़की का पीछा करने या परेशान करने का आरोप था। इससे पुलिस का शक और भी पक्का हो गया। इस सुराग का पीछा करते हुए उन्होंने आखिरकार उस गाड़ी के मालिक को ढूंढ निकाला। वो एक बहुत ही अजीब इंसान था जिसका नाम लैरी था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि लैरी की आवाज बहुत मीठी थी। वो बहुत शांति से बात करता था और लोगों के साथ बहुत ही तमीज से पेश आता था। उसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो एक साइको कातिल हो सकता है। इसके अलावा पुलिस के पास कोई पक्का सबूत भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उससे घुमा फिराकर सवाल पूछने शुरू किए ताकि वो मारे गई लड़कियों के केस के बारे में कुछ उगल दे। लेकिन वो आदमी भी कोई बेवकूफ नहीं था, उसे चकमा देना आसान नहीं था। पुलिस चीफ के बार बार सवाल पूछने पर वो या तो कुछ और ही जवाब देता था या फिर शायद हो सकता है लगता है जैसे गोलमोल शब्दों का इस्तेमाल करके बात टाल देता था। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पागल हो। और जहां तक उस लड़की के पीछा करने वाली शिकायत की बात है, उसने कहा कि वो तो बस एक मजाक था। आखिरकार उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। पुलिस चीफ को उस पर कितना भी शक क्यों न हो, वो उसे सजा नहीं दे सकते थे। ये पूछताछ बिल्कुल बेनतीजा लग रही थी कि तभी लैरी ने अचानक बताया कि उसे सपने देखना बहुत पसंद है। उसके चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने जानबूझकर हर सवाल का जवाब सपनों के हिसाब से दिया, जिससे पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि लैरी थोड़ी देर चुप रहा और फिर अपनी बात बदलते हुए बोला कि उसने सपने में मर्डर नहीं किया, बल्कि मर्डर करने के बाद उसे बहुत सारे सपने आए। उसके ऐसे बिना सिर पैर के
जवाबों ने पुलिस को पूरी तरह से उलझा दिया, यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाले पुलिस चीफ को भी गुस्से में हंसी आ गई। उन्हें समझ आ गया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, इसलिए पुलिस चीफ ने सीधे मारे गए लड़की की फोटो निकाल कर दिखा दी। फोटो देखते ही लैरी एकदम से भड़क गया और वहां से मुड़कर वापस अपनी माँ के पास घर जाने लगा। चूंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें उसे जाने देना पड़ा। लेकिन लैरी की इस हरकत से पुलिस चीफ का शक और भी गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस चीफ ने FBI में काम करने वाले अपने दोस्त लॉरेन से बात की और उसे इस केस की पूरी कहानी बताई। अपनी पहचान के जरिए उन्होंने एक लाई डिटेक्टर मशीन मंगवाई ताकि इस मशीन से लैरी सच उगल दे और कुछ काम की जानकारी मिल सके। लेकिन लैरी अब भी अपने उसी अंदाज में था। एजेंट्स के सवालों के जवाब में लैरी ने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी और इधर उधर की बातें करने लगा और केस के बारे में कुछ भी सीधा जवाब नहीं दिया। हारकर एजेंट ने मारे गए लड़की की फोटो निकाली, लेकिन इस बार लैरी ने कोई ड्रामा नहीं किया। वो बाइक चला रही थी, मैं खड़ा हुआ और उससे बात करना बंद कर दिया। वो बहुत अच्छी थी, शुरुआत में बहुत अच्छी थी, फिर नहीं रही। वो हमेशा से बहुत अच्छी थी जब तक कि वह उदास नहीं हो गई। बहुत उदास। ऐसा कब हुआ? जब वो उदास हुई तब वो मेरी गाड़ी में थी और फिर खेत में। अरे भाई, अगर तुम एक जवान लड़की को ऐसे मक्के के खेत में ले जाओगे तो क्या वो उदास नहीं होगी? एजेंट के और सवाल पूछने पर उसने न सिर्फ मर्डर की बिल्कुल सही जगह बता दी, बल्कि यहाँ तक कि ये भी कबूल कर लिया कि कुछ दिन पहले जिस कॉलेज की लड़की का मर्डर हुआ था वो भी उसी का काम था। उसने मर्डर करने के पूरे तरीके को भी साफ साफ बता दिया और ये सारी बातें बिल्कुल सीक्रेट थी, जो पुलिस ने कभी किसी को नहीं बताई थी। साफ हो चुका था कि यही वो इंसान था जिसे पुलिस सालों से ढूंढ रही थी। पुलिस चीफ ने तुरंत एक गुनाह कबूलने का कागज निकाला। बस उस पर उसके साइन करते ही उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता था। सबको लगा था कि ये चालाक आदमी इतनी आसानी से साइन नहीं करेगा, लेकिन लैरी ने बिना कुछ सोचे समझे पेन उठाया और साइन कर दिए। सबको लगा कि चलो अब तो केस खत्म हो गया। लेकिन जब पुलिस ने लैरी के घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि उसकी गाड़ी की डिक्की भी बिल्कुल साफ थी, उसमें भी मर्डर से जुड़ा कोई सुराग नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि लैरी अपना गुनाह कबूल कर चुका था। फिर भी पुलिस चीफ के पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब उसे जेल ले जाते वक्त ये आदमी अचानक अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा कि उसने जो कुछ भी बताया था वो सब तो बस उसने सपने में देखा था और पुलिस चीफ के डराने धमकाने की वजह से मजबूरी में आकर उसने उन पेपर्स पर साइन किए थे। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि उसके भाई ने उसके लिए एक अच्छा वकील भी कर लिया था। कोर्ट में जज ने ये माना कि उसे दिमागी बीमारी है और वो आसानी से किसी की भी बातों में आ सकता है, इसलिए वो सही फैसले नहीं ले सकता। इसलिए जज ने उसकी अपील मान ली। अगर अगली सुनवाई में भी पुलिस को कोई पक्का सबूत नहीं मिला तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। हर कोई जानता था कि अगर वो आजाद हो गया तो वो फिर से किसी न किसी को अपना शिकार बनाएगा। इसलिए FBI ने मदद के लिए जिमी को चुना। पागलों की उस बदनाम जेल के बारे में सुनकर जिमी ने तुरंत इस पागलपन वाले ऑफर को मना कर दिया। उसने कहा कि वो तो बस एक ड्रग्स बेचने वाला है, कोई कातिल नहीं, और उसे अपनी आजादी के लिए किसी साइको के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अब वो बस शांति से अपनी सजा पूरी करके इस नर्क से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन लॉरेन ने भी हार नहीं मानी। जाते जाते वो जानबूझकर लैरी के केस की फाइल वही छोड़ गया। उसे उम्मीद थी कि इसे पढ़ने के बाद जिमी का फैसला बदल जाएगा। शुरुआत में तो जिमी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे पूरा भरोसा था कि उसके रिटायर्ड पुलिस वाले पिता उसे बचाने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे और लॉरेन के इस ऑफर को तो उसके पिता ने भी साफ साफ मना कर दिया था। उन दो लोगों ने पहले ही उन बाप बेटे को एक बार धोखा दिया था। वो अब दोबारा बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। इसी तरह जिमी ने जेल में कुछ और दिन बड़े आराम से बिताए। लेकिन फिर एक दिन उसकी माँ के अचानक वहां आने से सब कुछ बदल गया। जिमी के पिता को कुछ दिन पहले ही लकवा मार गया था। अब उनकी हालत ऐसी थी कि न तो वे ठीक से बोल पा रहे थे और न ही चल पा रहे थे। यहाँ तक कि उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। अब ये बात साफ हो गई थी कि उसके पिता उसे जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। उसी रात ये सब जानने की बेचैनी में जिमी ने आखिरकार उस फाइल को खोल कर देखा। उसमें जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़कर जिमी के रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद अगले दिन जिमी वापस लॉरेन के पास गया और उसने इस डील के लिए हाँ कर दी। लेकिन जिमी ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि लॉरेन उसकी बात सुनकर तुरंत राजी नहीं होगा। लॉरेन ने बताया कि उसने ये डील कई और कैदियों को भी दी है और ये मुलाकात तो बस एक छोटा सा इंटरव्यू था। जिमी को ये काम मिलेगा या नहीं ये आगे चलकर जिमी के बर्ताव पर निर्भर करेगा। लॉरेन की इस चाल को देखकर जिमी के तो होश उड़ गए, लेकिन इससे उसे ये डील पक्की करने का और भी पक्का इरादा मिल गया। इसलिए अब आगे चलकर वो बड़े मजे से किसी और की गर्लफ्रेंड को देख ही रहा था कि तभी पूरी तैयारी के साथ पुलिस वाले हवेली में घुस गए। वो जरा भी नहीं घबराया और शांति से अपने हाथ ऊपर कर लिए। जब पुलिस वाले ने जिमी की गर्दन को बेरमी से पकड़ा तब भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पुलिस वाले ने गुस्से में कहा, तू हंस रहा है कमीने? उसने जिमी को जोर से जमीन पर पटक दिया और उसे हथकड़ी पहना दी। उसके घर से सिर्फ कई किलो ड्रग्स ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में हथियार और बहुत सारा कैश भी मिला। इतना सब होने के बाद भी जिमी बिल्कुल शांत था। लेकिन जैसे ही पुलिस को 2 भारी हथियार मिले तो उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट दिखी। लेकिन जिमी को ये नहीं पता था कि ये शुरू से लेकर आखिर तक बस एक बड़ी चाल थी और वो इस खेल का एक बहुत अहम मोहरा था। जिमी को फिलहाल जेल में डाल दिया गया था और अब उसे कोर्ट के फैसले का इंतजार था। उसे लगा था कि उसके रिटायर्ड पुलिस अफसर पिता उसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन उसके पिता उसके लिए 2 खबरें लेकर आए। बुरी खबर यह थी कि जिमी के घर से भारी मात्रा में गैर कानूनी चीजें मिली है जिसके लिए उसे कई सालों की सजा हो सकती है। और अच्छी खबर यह थी कि उसके पिता ने अपने एक जान पहचान वाले वकील से बात की है। अगर जिमी कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसकी सजा कम होकर 5 साल की हो जाएगी और अगर वो जेल में अच्छे से रहा तो शायद 2 साल में ही बाहर आ सकता है। हालात को देखते हुए ये वाकई उसके लिए सबसे सही फैसला था। कोर्ट में जिमी ने अपने पिता के कहे अनुसार अपने सारे जुर्म बिना किसी झिझक के कबूल कर लिए। उसे लगा कि अब बस कोर्ट की फॉर्मेलिटी पूरी होगी और उसे मनचाही सजा मिल जाएगी। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जज का फैसला बिल्कुल अलग होगा। चूंकि जिमी के पास अवैध रूप से कई भारी हथियार और बड़ी मात्रा में ड्रग्स थे, इसलिए जज ने उसे सबसे कड़ी सजा देने का फैसला किया।
इस फैसले ने न सिर्फ जिमी को चौंका दिया बल्कि उसके पिता के भी होश उड़ गए थे। एक बात तो तय थी कि बाप बेटे दोनों को उस वकील ने बहुत बड़ा धोखा दिया था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था और जिमी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं होने वाला था। महीनों की जेल की जिंदगी ने जिमी का हौसला तोड़ने के बजाय उसे अपनी नेटवर्किंग की कला का भरपूर इस्तेमाल करना सिखा दिया था। अब वो जेल में बहुत अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। एक दिन गार्ड उसे अकेले एक कमरे में ले गया जहाँ दो जाने पहचाने अजनबी बैठे थे। जिमी ने तुरंत उस सफेद दाढ़ी वाले आदमी को पहचान लिया जिसने उसे धोखा दिया था। उसका नाम न्यूबार था। इससे पहले कि जिमी कुछ पूछता, एक आदमी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि वो FBI से है और उसका नाम लॉरेन है। उसने साफ कहा कि उन्हें पता है कि जिमी ने पिछले 7 महीने जेल में बहुत मजे से बिताए हैं। वो न सिर्फ ज्यादातर गैंग्स के साथ अच्छे से रहता है बल्कि अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके उसने अपना एक साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया है। वो आधे घंटे के हिसाब से काम करके बहुत सारा पैसा कमा रहा है और उन्होंने जिमी के बारे में पहले से ही इतनी जांच पड़ताल इसलिए की थी क्योंकि एजेंसी को उसकी बेहतरीन सोशल स्किल्स में दिलचस्पी थी। लॉरेन ने बिना कोई बात घुमाए सीधा मुद्दे पर आते हुए जिमी के सामने एक डील रखी। अगर जिमी किसी दूसरी जेल में शिफ्ट होने और लैरी नाम के एक खूंखार कैदी से दोस्ती करके लड़कियों के मर्डर के बारे में उसका गुनाह कबूल करवाने और लाशों का पता लगाने के लिए तैयार हो जाए तो बदले में जिमी की 10 साल की सजा पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी और वो तुरंत आजाद हो जाएगा। ये डील सुनने में तो किसी सपने के सच होने जैसी लग रही थी, लेकिन इसके पीछे का खतरा जिमी की जान लेने के लिए काफी था। लैरी ने पूरे अमेरिका की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। इस हैवान ने कुछ ही सालों के अंदर कई जवान लड़कियों का बेमी से मर्डर किया था और इस आदमी को साफाई की बहुत बड़ी बीमारी थी। हर बार मर्डर करने के बाद वो पूरी जगह को एकदम साफ कर देता था, यहाँ तक कि वह मरने वाली लड़कियों के कपड़े भी तह करके रखता था, जिसकी वजह से पुलिस को सालों तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। कुछ समय पहले ही एक पुराने केस में नया सुराग मिलने से पुलिस को इस आदमी के खिलाफ कुछ सबूत मिले। वो मर्डर एक खेत में हुआ था और इकलौते गवाह ने बताया कि कातिल एक गोरा आदमी था जो एक चमचमाती ग्रे रंग की वैन चला रहा था। इसके अलावा कोई और सुराग नहीं था और इतने कम सुरागों के साथ कातिल को पकड़ना नामुमकिन था, इसलिए इस केस को वही बंद कर दिया गया। फिर कुछ दिनों पहले पुलिस चीफ को अचानक एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी भेजने वाले ने बताया कि घर लौटते समय एक अजीब आदमी वैन में उसका पीछा कर रहा था और उस वैन का रंग ग्रे था। ये सुनते ही पुलिस चीफ ने तुरंत इस सुराग को उस पुराने मर्डर केस के साथ जोड़कर देखा। गाड़ी के नंबर से पुलिस चीफ को पता चला कि पिछले 1 साल में इस गाड़ी की 3 बार शिकायत दर्ज की गई थी और तीनों बार लड़कियों का पीछा करने और उन्हें परेशान करने का आरोप था। इससे उनका शक और गहरा हो गया और इस सुराग का पीछा करते हुए आखिरकार वे उस गाड़ी के मालिक तक पहुंच ही गए। ये एक अजीब सा दिखने वाला आदमी था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आवाज बहुत मीठी और शांत थी। वो सबसे बहुत प्यार से पेश आता था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक खूंखार कातिल हो सकता है। पुलिस के पास कोई पक्का सबूत भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उससे बातों बातों में पूछताछ शुरू की ताकि वो लड़कियों के मर्डर से जुड़ी कोई जानकारी उगल दे। लेकिन वो आदमी भी कोई बेवकूफ नहीं था। उसे फंसाना इतना आसान नहीं था। पुलिस चीफ के बार बार सवाल पूछने पर वो या तो बात घुमा देता या फिर शायद हो सकता है ऐसा कुछ जैसे गोलमोल जवाब देकर बात टाल देता। उसकी बातें सुनकर तो वह एकदम पागल लग रहा था और लड़कियों का पीछा करने की शिकायत पर उसने कहा कि वो तो बस मजाक कर रहा था। चूंकि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए पुलिस चीफ शक होने के बावजूद उस पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि ये बातचीत भी बेनतीजा निकलेगी। तभी लैरी ने अचानक कहा कि उसे सपने देखना बहुत पसंद है। उसके चेहरे के भाव देखकर तो वो सच ही बोल रहा था, लेकिन वो सपनों के हिसाब से जवाब दे रहा था, जिससे पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। और सबसे ज्यादा हैरानी तो उन्हें तब हुई जब लैरी ने थोड़ी देर बाद अपनी बात बदलते हुए कहा कि उसने सपने में लड़की को नहीं मारा था, बल्कि उसे मारने के बाद उसने कई सपने देखे थे। उसके इन बेतुके और गोलमोल जवाबों ने वहां मौजूद सभी पुलिस वालों का दिमाग चकरा दिया। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाले पुलिस चीफ को भी अब गुस्सा आने लगा था। जब पुलिस चीफ को लगा कि बात नहीं बन रही है तो उसने सीधा उस लड़की की फोटो निकाली। फोटो देखते ही लैरी अचानक बहुत घबरा गया और तुरंत उठकर अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगा। सबूत न होने की वजह से पुलिस को भी उसे जाने देना पड़ा, लेकिन लैरी की इस हरकत ने पुलिस चीफ का शक और बढ़ा दिया। इसलिए पुलिस चीफ ने FBI में काम करने वाले अपने दोस्त लॉरेन को इस पूरे केस के बारे में बताया और अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके एक लाई डिटेक्टर मशीन मंगवाई ताकि लैरी से सच उगलवाया जा सके। लेकिन लैरी अभी भी उनके जाल में नहीं फंस रहा था। ऑफिसर के सवाल पूछने पर लैरी ने फिर से बकवास करना शुरू कर दिया और इधर उधर की बातें करने लगा। परेशान होकर ऑफिसर ने फिर से उस लड़की की फोटो निकाली, लेकिन इस बार लैरी ने कोई ड्रामा नहीं किया। उसने कहा वो एक बाइक पर थी, मैं खड़ा हुआ और उससे बात करना बंद कर दिया। वो बहुत अच्छी थी, शुरू में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में वो बदल गई। वैसे वो हमेशा अच्छी ही रहती थी, बस वो बहुत उदास थी, बहुत उदास। वो कहा थी जब वो इतनी उदास थी वो मेरी गाड़ी में थी और फिर खेत में थी। बाप रे, उसे खेत में ले जाया गया था। कोई भी जवान लड़की क्या उदास नहीं होगी। ऑफिसर की और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने न केवल मर्डर की सही जगह बता दी, बल्कि ये भी मान लिया कि कुछ समय पहले एक कॉलेज स्टूडेंट का मर्डर भी उसी ने किया था। उसने पूरी बारीकी से बताया कि उसने उन्हें कैसे मारा और ये केस से जुड़ी वो बातें थी जो पुलिस ने अभी तक मीडिया को नहीं बताई थी। साफ हो गया था कि वो वही खूंखार सीरियल किलर था जिसे वे कई सालों से ढूंढ रहे थे। पुलिस चीफ ने तुरंत एक कंफेशन लेटर प्रिंट करवाया। बस उसके साइन करते ही वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाता। सबको लगा था कि ये चालाक आदमी आसानी से कागज पर साइन नहीं करेगा, लेकिन हैरानी की बात है कि लैरी ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत साइन कर दिए। सबको लगा कि अब कहानी यही खत्म हो गई है। लेकिन जब पुलिस ने लैरी के घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां से कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि उसकी गाड़ी के अंदर भी जरा सी धूल नहीं थी। उन्हें
केस से जुड़ा एक भी सुराग नहीं मिला। खैर, अच्छी बात यह थी कि लैरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस चीफ को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे जेल ले जाते समय उस आदमी ने अचानक अपनी बात से पलटते हुए बयान बदल दिया। उसने कहा कि उसने पहले जो कुछ भी बताया था वो सब सिर्फ उसके सपनों की बातें थी और पुलिस चीफ के दबाव डालने की वजह से उसे मजबूरी में उस कागज पर साइन करने पड़े। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि उसके भाई ने उसके लिए एक वकील का इंतजाम कर लिया था। कोर्ट में जज ने इस बात पर ध्यान दिया कि लैरी को दिमागी बीमारी है और लोग उसे आसानी से भड़का सकते हैं, जिससे वो सही फैसले नहीं ले सकता। इसलिए जज ने उसकी अपील मंजूर कर ली। अगर अगली सुनवाई में पुलिस कोई पक्का सबूत पेश नहीं कर पाए तो लैरी बेकसूर छूट जाएगा। हर कोई जानता था कि अगर वो वापस समाज में आया तो वो फिर से ऐसे ही भयानक जुर्म करेगा। इसलिए FBI ने जिमी से मदद मांगने का फैसला किया। जब जिमी ने पागलों की उस कुख्यात जेल के बारे में सुना तो उसने तुरंत ही इस अजीब से प्रपोजल को मना कर दिया। वो सिर्फ एक ड्रग डीलर था, कोई कातिल नहीं, और वो अपनी आजादी के लिए किसी साइको के साथ उलझना नहीं चाहता था। वो बस शांति से अपनी सजा काटना चाहता था और फिर इस भयानक जगह से जाना चाहता था। लेकिन लॉरेन ने हार नहीं मानी। जाने से पहले उसने जानबूझकर लैरी की केस फाइल वही छोड़ दी, इस उम्मीद में कि जिमी उसे पढ़कर शायद अपना फैसला बदल ले। कम से कम मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ देकर जा रहा हूँ। शुरू में जिमी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके रिटायर्ड पुलिस अफसर पिता जरूर उसे बचाने का कोई तरीका निकाल लेंगे। लॉरेन की उस डील को तो उसके पिता ने भी तुरंत ठुकरा दिया था और सख्त विरोध किया था। उन दो लोगों ने पहले ही बाप बेटे को एक बार धोखा दिया था, इसलिए वे अब दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते थे। और इस तरह जिमी ने कुछ और समय बड़े आराम से जेल में बिताया। फिर एक दिन अचानक उसकी मां के आने से सब कुछ बदल गया। जिमी के पिता को कुछ समय पहले स्ट्रोक आया था और वो बहुत बीमार पड़ गए थे। अब न तो वे ठीक से बात कर पा रहे थे और चलने में भी लड़खड़ा रहे थे। इसका मतलब था कि पिता के सहारे आजाद होने का उसका रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसी रात उत्सुकता में आकर जिमी ने आखिरकार वो केस फाइल खोली ली। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर बहुत सोच विचार करने के बाद अगले दिन जिमी ने लॉरेन से मुलाकात की और उसकी वह डील मान ली। लेकिन जिमी ने ये नहीं सोचा था कि लॉरेन तुरंत उसकी बात नहीं मानेगा। उसने कहा कि उसने ये डील और भी कई कैदियों को दी है और ये तो बस एक पहला इंटरव्यू था। उसे ये मौका मिलेगा या नहीं ये जिमी की आगे की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। इस चाल से जिमी का दिमाग चकरा गया, लेकिन इससे इस मौके को लपकने का उसका इरादा और भी पक्का हो गया और अपने हमेशा के विद्रोही रवैये को छोड़कर वो बहुत ही विनम्र और सच्चा बन गया। जब उसने बाकी प्रतियोगियों की तस्वीरें देखी तो जिमी ने खुद आगे बढ़कर अपनी खूबियां बताई। अपने बुरे अतीत को जानने के बाद भी आखिरकार जिमी को अपनी सच्चाई और अपने आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से ये मौका मिल गया। जेल शिफ्ट करते समय जिमी ने FBI के दिए हुए आम कपड़े पहन लिए ताकि वह उस खतरनाक जेल में आसानी से घुल मिल सके जहां खूंखार अपराधियों को रखा जाता था। किसी को शक ना हो इसलिए FBI ने जिमी को एक हथियार तस्कर की झूठी पहचान दी थी। लेकिन मिशन को सुरक्षित रखने के लिए जिमी के इस अंडरकवर मिशन के बारे में सिर्फ जेल के वार्डन और डॉक्टर को ही पता था, बाकी किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। इसके अलावा लॉरेन भी जिमी की गर्लफ्रेंड बनकर समय समय पर उससे मिलने आती रहती थी। इसका एक कारण तो लोगों की नजरों से बचना था और दूसरा कारण केस की प्रोग्रेस पर नजर रखना था ताकि वो जिमी की मदद कर सके। लॉरेन का ये प्लान सुनकर जिमी का मन तो कर रहा था कि वो अभी ट्राई करे, लेकिन फिलहाल काम ज्यादा जरूरी था। एक और खास बात, लॉरेन ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर मिशन के दौरान जिमी की अपनी किसी गलती की वजह से उसकी सजा बढ़ गई तो उनके बीच की डील खत्म हो जाएगी और जिमी को हमेशा के लिए उसी जेल में अपनी सजा काटनी पड़ेगी। शुरुआत में जिमी इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरे जोश में था, लेकिन जब गाड़ी सच में जेल के दरवाजे तक पहुंची तो जिमी के कदम पीछे हटने लगे। वैसे इसमें जिमी की भी कोई गलती नहीं थी, आखिर वो कोई प्रोफेशनल अंडरकवर एजेंट तो था नहीं, उसने कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली थी। इस मिशन में थोड़ी सी भी चूक होने पर न सिर्फ उसकी आजादी छिन जाती बल्कि उसकी जान भी जा सकती थी। वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। शुक्र है कि साथ आए लोगों के बहुत समझाने पर जिमी ने खुद को संभाला और मिशन पूरा करने के लिए मान गया। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, केवल एक आखिरी कोशिश से ही उसे आजादी मिल सकती थी। जेल आते ही जिमी से उसका सारा सामान जमा करने को कहा गया। इतना ही नहीं, उसे पूरी तरह कपड़े उतारकर चेकिंग करवानी पड़ी ताकि उसके शरीर का कोना कोना चेक किया जा सके। फिर जिमी को जेल के कपड़े पहनाकर उसके सेल में ले जाया गया। ये जेल जिमी की सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और खौफनाक थी। यहाँ चलने के लिए भी नए कैदियों को पुराने कैदियों के पीछे चलना पड़ता था। खाने के नाम पर कुछ भी ढंग का नहीं मिलता था, लेकिन मिशन पूरा करने और अपनी आजादी के लिए उसे सहना सीखना ही था। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे लैरी कहीं दिखाई नहीं दिया, जिससे जिमी थोड़ा घबरा गया। उसे तो यहाँ तक शक होने लगा कि कहीं FBI ने फिर से उसके साथ कोई खेल तो नहीं खेला। लेकिन असल में लैरी को साफ सफाई बहुत पसंद थी, इसलिए जेल के पहले ही दिन उसे बॉयलर रूम में काम पर लगा दिया गया था। और आज मशीन खराब होने की वजह से लैरी को उसे ठीक करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ा, इसलिए वो बहुत देर से अपने सेल में लौटा। जिमी नहीं जानता था कि इस वक्त वो और लैरी एक दूसरे से बस एक सेल की दूरी पर थे। जिंदगी और मौत का ये खौफनाक खेल अब बस शुरू ही होने वाला था। इस जेल का एक बड़ा ही अजीब नियम था, सारे कैदियों को हर दोपहर एक साथ इकट्ठा होकर एक शो देखना होता था। लेकिन जब वो आदमी मजे से शो देख रहा था तभी एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला कैदी गुस्से में वहां आया और सबके सामने टीवी का चैनल बदल दिया। उसके उस खूंखार चेहरे को देखकर किसी भी कैदी की उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जिमी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से उठकर सीधे टीवी के पास गया और चैनल वापस बदल दिया। ऐसा करते ही सारे कैदियों की नजर उस पर पड़ गई। क्या तुम उस बैकग्राउंड को बदलना चाहते हो? नहीं, मुझे नहीं बदलना। ठीक है, अभी नहीं। इससे पहले कि वो दाढ़ी वाला आदमी कुछ समझ पाता, जिमी उस पर टूट पड़ा। उसने दाढ़ी वाले के चेहरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। ये देखकर पास खड़े खूंखार कैदियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। शुक्र है कि गार्ड्स ने जिमी को खींचकर वहां से हटा दिया, नहीं तो मामला और बिगड़ जाता और इस वजह से जिमी को सीधा काल कोठरी में डाल दिया गया।
अपने हाथों पर लगे खून को देखकर जिमी समझ गया कि उसके प्लान का पहला कदम पूरा हो गया है। दरअसल जिमी ने जानबूझकर पंगा लिया था और सजा भुगतने को तैयार था, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर लैरी के करीब जाना। इस इंसान ने न सिर्फ कई जवान लड़कियों का बेरहमी से कत्ल किया था, बल्कि उनकी लाशों के साथ रेप भी करता था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हर बार मर्डर के बाद वो क्राइम सीन को बड़ी सफाई से साफ कर देता था, जिससे इतने सालों तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। थक हार कर पुलिस ने जिमी से बात की और उसे आजादी दिलाने का वादा किया, ताकि जिमी लैरी के करीब जाकर उससे उन लाशों को गाड़ने की जगह उगलवा सके। लेकिन मुसीबत ये थी कि जिमी ने कई बार लैरी से बात करने की कोशिश की, चाहे दवा की लाइन में हो या कैंटीन में जानबूझकर लैरी के सामने बैठना हो, लेकिन लैरी ने हमेशा उसे इग्नोर किया और उसे मुड़कर देखा तक नहीं। जिमी जानता था कि लैरी का भरोसा जीतने के लिए उसे एक सही मौके की तलाश थी, और जो कुछ भी अभी हुआ था वो उसी सही मौके का हिस्सा था। जिमी का अंदाजा बिल्कुल सही था। अगले दिन जब उसे काल कोठरी से बाहर निकालकर वापस सेल में भेजा गया तो लैरी ने खुद आकर उसे हेलो बोला। जेल में आने के बाद ये पहली बार था जब जिमी की लैरी से ढंग से बात हुई थी। लैरी की आवाज अभी भी थोड़ी रूखी थी, लेकिन पहले जैसा इग्नोरेंस और शक नहीं था। जिमी ये देखकर मन ही मन खुश हो गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। प्लान ने एक जरूरी कदम बढ़ा लिया था। उसने खुद आगे बढ़कर दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस बार लैरी ने भी हाथ मिलाने से मना नहीं किया। जिमी को लगा सब कुछ आराम से हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक उसके पिता के आने से जिमी का सारा प्लान चौपट हो गया। उसके पिता तो बस अच्छे इरादे से आए थे। वे चाहते थे कि अपने रिटायरमेंट से पहले अपने पुलिस के रुतबे का इस्तेमाल करके जेल के गार्ड्स को जिमी का ख्याल रखने को कहें। उन्हें नहीं पता था कि जिमी का अंडरकवर मिशन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था। जिमी के पिता को तुरंत एहसास हुआ कि उनके इस कदम से उनके बेटे की जान जा सकती है, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। अब बस किसी तरह से इसे सुधारना था। शुक्र है कि वो जेल गार्ड अच्छा था। वो जिमी के इस राज को छुपाने में मदद करने के लिए राजी हो गया। उसने जिमी को चेतावनी भी दी कि इस बिना नियमों वाली जेल में किसी गैंगस्टर बॉस का हाथ पकड़ ले, वरना आने वाले दिनों में यहाँ जीना नामुमकिन हो जाएगा और जान भी जा सकती है। क्योंकि जिमी में थोड़ा इतालवी खून भी था और उसका बातचीत करने का तरीका भी बहुत बढ़िया था। उसने जल्दी ही एक गैंगस्टर बॉस का भरोसा और तारीफ जीत ली। लेकिन जिमी नहीं जानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो सब बस उस जेल गार्ड का ही एक जाल था। जिमी को गैंगस्टर बॉस के करीब भेजना उसके प्लान का बस पहला कदम था। जब जिमी वापस अपने सेल में आया तो वही अच्छा दिखने वाला गार्ड उससे मिलने आया। असल में गार्ड ने पहले ही जिमी की पूरी जन कुंडली निकाल ली थी। उसे पता था कि जिमी शिकागो का एक जाना माना आदमी है और ऐसे इंसान का इस खूंखार जेल में होने का एक ही मतलब हो सकता था कि वो एक अंडरकवर है, और गैंगस्टर बॉस को अंडरकवर एजेंट से नफरत थी। अगर उसे जिमी की असलियत पता चल गई तो जिमी बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। लेकिन गार्ड ने साफ साफ कह दिया कि उसे बस पैसों से मतलब है। वो नया साल मनाने के लिए जिमी से कुछ रिश्वत मांग रहा था। साइलेंस। बात यहाँ तक आ पहुंची थी। अब जिमी भले ही कितना भी परेशान क्यों ना हो, वो कुछ कर नहीं सकता था। अभी सबसे जरूरी था कि जल्द से जल्द अपने पिता से पैसे मंगवाकर गार्ड का मुंह बंद किया जाए। लेकिन पिता की अगली बात ने जिमी के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। दरअसल जिमी ने घर पर जो इमरजेंसी पैसे रखे थे वो उसके माता पिता ने सारे उड़ा दिए थे। यहाँ तक कि उसने जो आखिरी ड्रग्स का पैकेट छुपा कर रखा था वो भी उसके सगे भाई ने चुरा लिया। अब हालत ऐसी हो गई थी कि जिमी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना था। अच्छी बात यह थी कि लैरी के साथ उसका रिश्ता हर बीतते दिन के साथ और गहरा हो रहा था। यहाँ तक कि अगर जिमी बिना बताए लैरी के सेल में चला जाता तो लैरी उसे रोकता नहीं था, बल्कि उसे दीवार पर लगी तस्वीरों के बारे में सारी जानकारी भी देता था। लैरी ने ही जिमी को बताया कि उसका एक जुड़वा भाई भी है। बस फर्क इतना था कि जब वो दोनों माँ के पेट में थे तो उसके भाई ने उसके हिस्से का न्यूट्रिशन भी ले लिया था। इसी वजह से उसका भाई इतना लंबा और हैंडसम था और लैरी इतना बदसूरत रह गया। अपने सामने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार लैरी को देखकर जिमी ने एक दोस्त की तरह उसे सांत्वना दी। शायद जिमी की बातों ने लैरी का दिल जीत लिया था और दोनों के बीच की दोस्ती काफी गहरी हो गई। लैरी ने खुद ही अपने अतीत की कुछ बातें बताना शुरू कर दी और उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन जैसे ही जिमी ने इसी बात का फायदा उठाकर कुछ पूछना चाहा, तभी गार्ड ने आकर उनकी बातचीत को बीच में ही रोक दिया। गार्ड फिर से जिमी के पास पैसे मांगने आ गया और उसे याद दिलाया कि उनकी डील के 3 दिन खत्म होने में अब बस आखिरी दिन बचा है। गार्ड के इस तरह धमकाने पर जिमी ने कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। अगर वो इस समय के दौरान लैरी से लाशों की लोकेशन उगलवाने में कामयाब हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गार्ड के जाने के बाद लैरी जिमी को अपने बॉयलर रूम में ले गया जहां वो काम करता था। दोनों पुराने दोस्तों की तरह बैठकर बातें करने लगे। जिमी लैरी के पास बैठा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और बीच बीच में हाँ में हाँ मिला रहा था। उसे अच्छे से पता था कि यही सही मौका है सुराग निकालने का, लेकिन जिमी कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि लैरी की उस मासूम और बेचारी सी शक्ल को देखकर उसका मन डोल गया था। उसे तो यहाँ तक शक होने लगा कि क्या इतना डरास हमा और बेचारा सा दिखने वाला आदमी सच में वो खौफनाक सीरियल किलर हो सकता है। लेकिन तभी लैरी ने अचानक से बात घुमाई और टॉपिक को उस तरफ ले गया जिसमें सबकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। लैरी ने बताया कि जब वो उन लड़कियों के साथ सोता था तो उसे कभी भी उनके इमोशंस की परवाह नहीं होती थी और वो लड़कियां भी कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी। जिमी समझ गया कि वो लाशें थी। ये बात सुनकर तो किसी का भी दिमाग सुन्न हो जाए। इस बात से जिमी तुरंत होश में आ गया। उसे समझ आ गया कि लैरी जो कुछ भी कह रहा है वो सब FBI की दी गई फाइल से बिल्कुल मैच करता है। सामने बैठा ये आदमी वो बेरहम दरिंदा है। जैसे ही जिमी ने लैरी से लाशों की जगह उगलवाने की कोशिश की तभी गार्ड ने दोबारा आकर उनकी बातचीत रोक दी। दरअसल जिमी की गर्लफ्रेंड बनी लॉरेन उससे मिलने आई थी। जिमी ने तुरंत लॉरेन को बताया कि उसे $10,000 की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन लॉरेन ने बेबसी जताते हुए कहा कि क्योंकि ये मिशन पूरी तरह से सीक्रेट है इसलिए FBI इस पैसे को कभी अप्रूव नहीं करेगी और उसके यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह जिमी को
एक बुरी खबर देना था। FBI ने हाल ही में पता लगाया था कि लैरी ने पहले जिस मर्डर की बात कबूली थी उसके पास उस वक्त वहां न होने का पक्का सबूत है। अब FBI भी पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि लैरी असली किलर है या नहीं। लॉरेन चाहती थी कि जिमी पहले अपनी सेफ्टी के लिए कस्टडी की मांग करे, उसके बाद वो उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता निकालेगी। अगर इस एक महीने के अंदर कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला तो लैरी बिना किसी सजा के छूट जाएगा। ये सुनते ही जिमी को अचानक याद आया कि जब लैरी औरतों के बारे में बात कर रहा था तो उसके चेहरे पर कैसा अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसे पूरा यकीन था कि लैरी उसने अपने हमेशा वाले अक्खड़ रवैये को छोड़कर खुद को बहुत ही विनम्र और सच्चा दिखाया। बाकी कॉम्पिटिटर्स की तस्वीरें देखकर जिमी ने खुद ही अपनी खूबियां बतानी शुरू कर दी। अपने बुरे अतीत को जानने के बावजूद आखिरकार जिमी अपनी सच्चाई और शानदार पर्सनालिटी की वजह से ये मौका हासिल कर लेता है। जेल शिफ्ट होने के रास्ते में जिमी ने FBI के दिए हुए आम कपड़े पहन लिए ताकि वो नासो की उस जेल में आसानी से घुल मिल सके जहां खतरनाक साइको मुजरिम बंद थे। किसी को शक न हो इसलिए FBI ने जिमी के लिए हथियारों के डीलर की एक नकली पहचान बनाई थी। हालांकि मिशन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिमी के इस अंडरकवर मिशन के बारे में सिर्फ जेल के वार्डन और डॉक्टर को ही पता था, बाकी किसी को कोई भनक नहीं थी। इसके अलावा लॉरेन भी जिमी की गर्लफ्रेंड बनकर समय समय पर उससे मिलने जेल आती रहेगी, एक तरफ लोगों की नजरों से बचने के लिए और दूसरी तरफ केस की प्रोग्रेस जानने के लिए, ताकि वो जिमी को हर जरूरी मदद दे सके। लॉरेन का यह प्लान सुनकर जिमी का मन तो किया कि अभी ट्राई कर ले, लेकिन अभी असली काम ज्यादा जरूरी था। सबसे खास बात, लॉरेन ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर इस मिशन के दौरान जिमी की अपनी किसी गलती से उसकी सजा बढ़ गई तो उनके बीच की ये डील वही खत्म हो जाएगी और जिमी को अपनी पूरी जिंदगी उसी जेल में काटनी पड़ेगी। शुरुआत में तो जिमी इस मिशन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन जैसे ही गाड़ी सच में जेल के दरवाजे पर पहुंची तो जिमी के पसीने छूटने लगे। असल में इसमें जिमी की भी कोई गलती नहीं थी। आखिर वो कोई प्रोफेशनल अंडरकवर एजेंट तो था नहीं और नहीं उसने कोई ट्रेनिंग ली थी। इस मिशन में जरा सी भी चूक से न सिर्फ उसकी आजादी छिन जाती बल्कि उसकी जान भी जा सकती थी। वो अपनी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। गनीमत है कि साथ आए लोगों के बहुत समझाने के बाद जिमी ने खुद को संभाला और मिशन पूरा करने के लिए तैयार हो गया। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आजादी पाने के लिए उसे ये रिस्क लेना ही था। जेल पहुंचते ही जिमी से अपना सारा सामान जमा करने को कहा गया। इतना ही नहीं, उसे पूरी तरह से कपड़े उतारने पड़े ताकि शरीर के हर हिस्से की तलाशी ली जा सके। इसके बाद जिमी को कैदियों वाले कपड़े पहनाकर उसके सेल में ले जाया गया। इस जेल का माहौल जिमी की सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक था। यहाँ नए कैदियों को पुराने कैदियों के पीछे ही चलना पड़ता था और खाने के नाम पर जो मिलता वो तो पूछो ही मत। लेकिन अपना मिशन पूरा करने और आजादी पाने के लिए उसे ये सब सहना ही था। काफी ढूंढने के बाद भी उसे लानी कहीं नजर नहीं आया। इससे जिमी थोड़ा घबरा गया। उसे लगने लगा कि कहीं FBI ने उसे फिर से धोखा तो नहीं दे दिया। लेकिन असल में लानी को साफ सफाई बहुत पसंद थी, इसलिए जेल के पहले ही दिन उसे बॉयलर रूम का काम दे दिया गया था और आज मशीन खराब होने की वजह से लानी को उसे ठीक करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ा और वो बहुत देर से सेल में लौटा। जिमी को ये नहीं पता था कि उस वक्त लानी और उसके बीच सिर्फ एक सेल का फासला था। जिंदगी और मौत का ये खौफनाक खेल बस शुरू ही होने वाला था। जेल का एक अजीब सा नियम था, सारे कैदी हर दोपहर को एक साथ बैठकर टीवी देखा करते थे। लेकिन तभी जब सब आराम से देख रहे थे, एक लंबे चौड़े और दाढ़ी वाले कैदी ने गुस्से में अंदर आकर सबके सामने टीवी का चैनल बदल दिया। उसकी उस खूंखार शक्ल को देखकर बाकी कैदियों की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जिमी ने मौका देखा, एक लंबी सांस ली और धीरे से उठकर सीधे टीवी के पास गया और चैनल वापस बदल दिया। उसकी इस हरकत ने सारे कैदियों को हैरान कर दिया। क्या तुम उसे बदलना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। क्या तुम चाहते हो? अभी इससे पहले कि दाढ़ी वाला कुछ समझ पाता, जिमी ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। उसके मुक्के किसी तूफान की तरह दाढ़ी वाले के चेहरे पर बरस रहे थे। ये देखकर पास खड़े साइको कैदी भी आंखें फेरने लगे। गनीमत रही कि गार्ड्स ने समय पर आकर जिमी को खींच लिया, जिससे मामला और नहीं बिगड़ा। इस वजह से जिमी को सीधा सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल दिया गया। अपने हाथों पर लगा खून देखकर जिमी समझ गया कि उसका पहला प्लान काम कर गया है। असल में जिमी का जानबूझकर पंगा लेने और सजा भुगतने का सिर्फ एक ही मकसद था, अमेरिका के सबसे खतरनाक साइको किलर लानी के करीब जाना। इस इंसान ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ कई जवान लड़कियों का बेरमी से मर्डर किया था, बल्कि उनकी लाशों के साथ गंदी हरकतें भी करता था। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि हर जुर्म के बाद वो मौकाए वारदात को इतनी सफाई से मिटाता था कि इतने सालों में पुलिस को कभी कोई पक्का सुराग नहीं मिल पाया। हार मानकर उन्होंने जिमी से मदद मांगी। आजादी देने के बदले उसे लानी के करीब जाकर उसके मुंह से उन लड़कियों की लाशों के ठिकानों का पता उगलवाना था। लेकिन दिक्कत यह थी कि जिमी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, चाहे दवाई की लाइन में हो या कैंटीन में जानबूझकर उसके सामने बैठने पर लानी ने हमेशा उसे इग्नोर ही किया। यहाँ तक कि उसने एक बार आंख उठाकर भी जिमी को नहीं देखा। जिमी जानता था कि लानी का भरोसा जीतने के लिए उसे एक सही मौके की तलाश थी और जो अभी हुआ वो वही मौका था। जिमी का अंदाजा बिल्कुल सही था। अगले दिन जब उसे कंफाइनमेंट से बाहर निकालकर वापस सेल एरिया में लाया गया तो लानी ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की। जिमी के जेल आने के बाद से ये उनकी पहली ठीक ठाक बातचीत थी। लानी की आवाज अब भी रूखी थी, लेकिन उसमें पहले जैसी नफरत और शक नहीं था। जिमी अंदर से खुश हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई और प्लान ने एक अहम कदम बढ़ा लिया है। उसने दोस्ती के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और इस बार लानी ने उसे मना नहीं किया। जिमी को लगा था कि अब सब कुछ सही से चलता रहेगा, लेकिन तभी उसके पिता के अचानक आ जाने से उसका सारा प्लान चौपट हो गया। पिता तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोच रहे थे। वे चाहते थे कि अपने पुराने पुलिस वाले रुतबे का इस्तेमाल करके जेल के गार्ड से जिमी का थोड़ा ध्यान रखने को कहें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिमी के अंडरकवर होने का राज बाहर आना उसकी जान के लिए खतरा है। जिमी के पिता को भी तुरंत एहसास हो गया कि उनकी इस बेवकूफी से
उनके बेटे की जान जा सकती है, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। अब सिर्फ इसे सुधारने का तरीका खोजना था। गनीमत रही कि गार्ड थोड़ा अच्छा था। वो जिमी का राज छुपाने के लिए तैयार हो गया। उसने तो जिमी को ये भी सलाह दी कि बिना नियम कानून वाली इस जेल में उसे किसी गैंग के बॉस का हाथ पकड़ लेना चाहिए, वरना आगे उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी और शायद जान भी चली जाए। क्योंकि जिमी में थोड़ा बहुत इटालियन खून था और उसकी बात करने की शानदार कला ने जल्द ही एक गैंग बॉस का भरोसा और इज्जत जीत ली। लेकिन जिमी को ये नहीं मालूम था कि वो जो भी कर रहा है वो असल में उस गार्ड की चाल थी। जिमी का गैंग बॉस के साथ जुड़ना उसके प्लान का बस पहला कदम था। जब जिमी अपने सेल में लौटा तो वो अच्छा गार्ड खुद उससे मिलने आ गया। असल में गार्ड ने जिमी की पूरी हिस्ट्री चेक कर ली थी। उसे पता था कि जिमी शिकागो का एक नामी इंसान है और ऐसे अमीर आदमी के इस जेल में होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी कि वो एक अंडरकवर एजेंट है और उस गैंग बॉस को पुलिस के खबरी लोगों से सख्त नफरत थी। अगर उसे जिमी की असलियत पता चली तो जिमी की बहुत बुरी मौत होगी। लेकिन गार्ड ने साफ कह दिया कि उसे बस पैसे चाहिए थे। वो जिमी से सिर्फ कुछ पैसों की रिश्वत मांग रहा था। अब हालात ऐसे थे कि जिमी कुछ भी नहीं कर सकता था, चाहे वो कितना भी परेशान क्यों न हो। फिलहाल सबसे जरूरी था अपने पिता को ढूंढना और पैसे लाकर उस गार्ड का मुंह बंद करना। लेकिन पिता की अगली बात ने जिमी को गहरी मुसीबत में डाल दिया। पता चला कि जिमी ने घर पर जो इमरजेंसी पैसे रखे थे वो उसके माता पिता ने पहले ही उड़ा दिए हैं। यहाँ तक कि जो ड्रग्स का आखिरी पैकेट उसने छुपाया था उसे भी उसके सगे भाई ने चुरा लिया था। अब जिमी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपना मिशन खत्म करना ही होगा। अच्छी बात यह थी कि लानी के साथ उसकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। अब अगर जिमी खुद से लानी के सेल में जाता तो लानी उसे रोकता नहीं था, बल्कि वो उसे दीवार पर लगी तस्वीरों के बारे में भी बताता था। लानी ने ही जिमी को बताया कि उसका एक जुड़वा भाई भी है, लेकिन माँ के पेट में उसके भाई ने लानी के हिस्से का न्यूट्रिशन भी ले लिया था, जिस वजह से उसका भाई बहुत लंबा और हैंडसम पैदा हुआ और वो इतना बदसूरत रह गया। लानी को इस तरह खुद को कोसते देख जिमी ने एक दोस्त की तरह उसे तसल्ली दी। शायद जिमी की बातों ने लानी के दिल को छू लिया। दोनों की दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। लानी अब खुद से ही अपने पास्ट की बातें बताने लगा था। उसकी आवाज में अब एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही जिमी ने इस मौके का फायदा उठाकर कुछ पूछना चाहा, वहाँ गार्ड आ गया और उनकी बात बीच में ही कट गई। उस गार्ड ने जिमी से दोबारा पैसे मांगे और धमकी दी कि जो 3 दिन का टाइम दिया था उसका अब बस 1 दिन बचा है। गार्ड की इस धमकी पर जिमी को बस कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टालना पड़ा। अगर वह इस बचे हुए समय में लानी से उन लाशों का ठिकाना उगलवा ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गार्ड के जाने के बाद लानी जिमी को अपने बॉयलर रूम में ले गया। वहाँ दोनों पुराने दोस्तों की तरफ बातें करने लगे। जिमी लानी के पास बैठकर बहुत आराम से उसकी बातें सुन रहा था और बीच बीच में हाहू कर रहा था। वो जानता था कि जानकारी निकलवाने का यही सही मौका है, लेकिन फिर भी जिमी कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि लानी का वो शरीफ और मासूम सा चेहरा देखकर जिमी का दिल पसीज गया था। उसे शक होने लगा था कि इतना डरा हुआ और बेचारा सा दिखने वाला इंसान क्या सच में वो खूंखार सीरियल किलर हो सकता है। तभी अचानक लानी ने बात का रुख बदल दिया। वो उस टॉपिक पर आ गया जो सबसे ज्यादा डरावना था। उसने बताया कि जब वो उन लड़कियों के साथ संबंध बनाता था तो उसे कभी फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें कैसा लग रहा है, और वैसे भी वो लड़कियां कोई रिएक्शन भी तो नहीं दे सकती थी। जिमी समझ गया कि वो लाशों की बात कर रहा है। ये बात इतनी खौफनाक थी कि कोई नॉर्मल इंसान सुनकर ही दहल जाए। इससे जिमी तुरंत होश में आ गया। उसे समझ आ गया कि लानी ने जो भी बताया वो सब FBI की दी गई फाइल से पूरी तरह मैच कर रहा था। उसके सामने बैठा इंसान सच में वही दरिंदा साइको किलर था। जैसे ही जिमी लानी से लाशों का ठिकाना पूछने ही वाला था कि गार्ड फिर से आज धमका और उनकी बात बीच में ही रोक दी। दरअसल जिमी की नकली गर्लफ्रेंड लॉरेन उससे मिलने आई थी। जिमी ने तुरंत उसे बताया कि उसे $10,000 की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन लॉरेन ने बेबसी से कहा कि क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है इसलिए FBI इस पैसे को बिल्कुल पास नहीं करेगी, और उसके आने का असली मकसद जिमी को एक बुरी खबर देना था। FBI को अभी हाल ही में लानी के एक मर्डर केस के बारे में पता चला था, लेकिन लानी के पास खुद को बेगुनाह साबित करने का एक पक्का सबूत मौजूद था। अब FBI भी कंफर्म नहीं थी कि क्या सच में लानी ही वो साइको किलर है। लॉरेन चाहती थी कि जिमी अभी अपनी सेफ्टी के लिए प्रोटेक्टिव कस्टडी मांग ले, बाकी वो जिमी को बाहर निकालने का कोई रास्ता सोचेगी, क्योंकि अगर इस 1 महीने में कोई पक्का सबूत नहीं मिला तो लानी को बेगुनाह मानकर छोड़ दिया जाएगा। तभी जिमी को याद आया कि लानी जब उन लड़कियों के बारे में बात कर रहा था तो उसके चेहरे पर कैसे डरावने भाव थे। उसे पूरा यकीन था कि लानी उसे सुराग ढूंढने के लिए यही रुकना होगा, तभी उसे असली आजादी मिल सकती है। लानी के बाइज्जत बरी होने का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था। जिमी के पास समय बहुत कम बचा था, इसलिए एक दिन जब आसपास कोई नहीं था जिमी चुपके से लानी के सेल में घुस गया ताकि कुछ सुराग ढूंढ सके। उसने टेबल पर रखी किताबें और स्टिकर देखे, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। जिमी ने बहुत ही सावधानी से एक किताब उठाई और उसे ध्यान से चेक किया, लेकिन नतीजा वही था, कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि बिस्तर और बेडसाइड टेबल के कोनों में भी कोई काम का सुराग नहीं मिला। जैसे ही जिमी हार मानने वाला था, कोने में रखी किताबों के एक ढेर ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। किताब के पन्नों के बीच ऐसे हाथ से बने चित्र थे जिन्हें देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। इससे जिमी का ये शक और भी पक्का हो गया कि कोई आम इंसान ऐसे खौफनाक चित्र नहीं बना सकता। सब चेक करने के बाद जिमी ने बहुत सावधानी से किताबों को वापस उसी जगह रख दिया। उसने ऊपर रखे टिश्यू पेपर को भी उसी एंगल में रखा ताकि लानी को कोई शक ना हो। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। जिमी अपने सेल में वापस लौटा ही था कि लानी ने उससे पूछा कि क्या उसने किसी और को उसके सेल में जाते हुए देखा है। इस अचानक पूछे गए सवाल ने जिमी को एक पल के लिए सुन कर दिया। उसे लगा कि शायद लानी को उसकी इस हरकत के बारे में पता चल गया है, इसलिए उसने शांत रहने का नाटक किया और एक दोस्त की तरह पूछा कि क्या उसकी कोई जरूरी चीज खो गई है। इस पर लानी ने कहा कि उसके सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी उसे परवाह हो। ये सुनकर जिमी तुरंत समझ गया कि लानी के सेल में कोई भी असली सुराग नहीं है, और तभी लानी का बर्ताव एकदम से बदल गया। उसके चेहरे के भाव भी कुछ अजीब से हो गए। उसने सीधा कहा कि जब से जिमी इस जेल में आया है वो लगातार
उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, उसे खुश कर रहा है और तरह तरह के सवाल भी पूछ रहा है। इससे उसे पहले ही शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। लानी के इन सवालों से जिमी अंदर से बहुत घबरा गया। लानी को उस पर कोई शक ना हो इसलिए जिमी ने बहुत गुस्सा होने का नाटक किया और तेजी से सेल से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो मैदान में पहुंचा उसे कुछ अजीब लगा। बाकी कैदियों का बर्ताव कुछ नॉर्मल नहीं था। सबके चेहरे उतरे हुए थे और वे काफी परेशान लग रहे थे। तभी लानी अचानक जिमी के पीछे आ गया। उसे एहसास हो गया था कि जेल में कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे नहीं पता भाई, पर कुछ बुरा होने वाला है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? ये तूफान से पहले की शांति थी और जैसा सोचा था, रात होते ही जेल में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। अलग अलग गुटों के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। कैदी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। यहाँ तक कि जो गार्ड्स माहौल शांत कराने आए थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। ये सब किसी खौफनाक फिल्म के सीन जैसा था। गनीमत रही कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स समय पर आ गई और इस दंगे को पूरी तरह से शांत कर लिया। जिमी और लानी पहले से ही सेल में छिपे हुए थे, इसलिए वे बाल बाल बच गए। अभी जो कुछ भी हुआ उससे जिमी को समझ आ गया कि अगर उसने अपना काम जल्दी पूरा नहीं किया तो उसकी मौत पक्की है। अगली सुबह जिमी जैसे ही उठा उसने अपने बगल वाले सेल से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वो लानी था जो अपने पिछले बर्ताव के लिए जिमी से माफी मांग रहा था। जिमी का वो गुस्सा तो सिर्फ एक नाटक था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे माफी कबूल कर ली। जिमी को माफ करते हुए देखकर लानी ने राहत की सांस ली। जेल आने से पहले लानी सफाई का काम ही करता था, इसलिए दंगे के बाद जेल की सफाई की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी गई। लानी की देखरेख में बाकी कैदी भी सफाई के काम में लग गए और जिमी ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए लानी से उसके अतीत के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जिमी ने एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी बातें सुनी, लेकिन लानी ने आगे जो कहा उसे सुनकर जिमी के लिए शांत रहना मुश्किल हो गया। जिमी तुरंत समझ गया कि लानी जिन पालतू जानवरों की बात कर रहा है वे असल में वे लड़कियां थी जिनका कत्ल किया गया था। फिर लानी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसके पिता उसे घर पर इन जानवरों को रखने नहीं देते थे क्योंकि इससे उनके काम में रुकावट आती थी और उनका वो काम तो और भी खौफनाक था। वे दूसरों की कब्रें खोदकर उनमें से कीमती सामान चुराते थे। जब लानी छोटा था तो उसके पिता अक्सर उसे कब्रें खोदने के लिए साथ ले जाते थे, लेकिन कब्रिस्तान पहुंचने के बाद उसके पिता एक तरफ सो जाते थे, ये कहकर कि इससे उसकी हिम्मत बढ़ेगी। जब लाश बाहर निकाली जाती तो लानी को ही उस पर से कीमती चीजें उतारनी पड़ती थी और फिर वो सब अपने पिता को देना होता था। जब किसी लाश की उंगली से अंगूठी नहीं निकलती थी तो उसके पिता उसे एक कैंची थमा देते थे। हालांकि शुरुआत में उसका ऐसा करने का मन नहीं होता था, लेकिन पिता के डर से उसे ये सब करना ही पड़ता था। सालों तक रोजाना ये सब करते करते लानी की सोच पूरी तरह से बदल गई और वो आज एक खूंखार हत्यारा बन गया। उसे लगता था कि मुर्दे जिंदा इंसानों से ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि वे उसे कभी पागल या खूंखार नहीं कहते थे। लानी की ये बातें सुनकर जिमी ने अपने अंदर के डर और घिन को छुपाए रखा और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। वो जानता था कि लानी की हर एक बात और हर एक छोटी सी डिटेल लानी के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत बन सकती है। लानी का पूरा भरोसा जीतने के लिए जिमी ने भी अपने बचपन की दर्दनाक कहानी बतानी शुरू कर दी। उसके माता पिता अक्सर लड़ते थे और फिर एक दिन उन्होंने तलाक ले लिया। इसके बाद जिमी अपनी माँ के साथ रहने लगा, लेकिन उसकी माँ के नए बॉयफ्रेंड ग्लेन को मारपीट करने की आदत थी, इसलिए छोटी सी उम्र में ही उसने अपनी माँ को बचाने के लिए बॉक्सिंग और लड़ना सीखना शुरू कर दिया। पर उसे ये नहीं पता था कि ग्लेन उसे बहुत बुरी तरह पीटेगा और उसकी माँ ने भी उसे बचाने के बजाय उल्टा उसे ही खूब खरी खोटी सुनाई। जिमी के बचपन की बातें सुनकर लानी ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया और जिमी को अपना इकलौता ऐसा दोस्त मान लिया जो उसे समझता हो। उसने उसे अपने कत्ल करने के तरीके के बारे में भी बता दिया। जिमी समझ गया कि कत्ल का जो तरीका लानी ने बताया है वो बिल्कुल उसी लड़की के केस से जुड़ा है। जिमी ने शांत रहने की कोशिश करते हुए उससे वजह पूछी तो उसके जवाब ने उसके गुनाहों की पोल खोल दी। उसकी एक बात में ना जाने कितनी लड़कियों की मौत और उनका दर्द छिपा था और लानी की बातों से ये भी साफ हो गया कि शिकार होने वाली कोई एक लड़की नहीं थी। अब जाकर जिमी को लगा कि वो सच के बहुत करीब पहुंच गया है। कुछ समय बाद लानी का जुड़वा भाई गैरी उससे मिलने जेल में आया और वो अपने साथ एक बुरी खबर भी लाया था। पुलिस की नजर अब उन पर है और वे लानी के गुनाहों की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये सुनकर भी लानी को कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि वो बहुत जल्द ही जेल से आजाद हो जाएगा। जैसे ही जिमी अपने सेल से बाहर निकला उसने एक अजीब चीज नोटिस की। जेल के सारे कैदी उसी को घूर रहे थे। वैसे तो वो हमेशा शांत रहता था, लेकिन इतने सारे लोगों को खुद को घूरते देख उसे भी थोड़ी घबराहट हुई। यहाँ तक कि कैंटीन में खाना खा रहे कैदी भी उसकी तरफ इशारा करने लगे और उन सबकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे उसे कच्चा चबा जाएंगे। जिमी को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। शायद उसकी असली पहचान सबको पता चल गई है। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत मदद के लिए डॉक्टर जीसमान को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मेडिकल रूम पहुंचा वहां मौजूद एक अनजान महिला डॉक्टर ने उसे बताया कि जो डॉक्टर हमेशा उससे मिलता है वो आज छुट्टी पर है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जिमी डॉक्टर से मिलने के लिए कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लेता था, तो फिर इस महिला डॉक्टर को इसके बारे में कैसे पता? ये सोचकर जिमी तुरंत अलर्ट हो गया। उसे इस डॉक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या वह लानी की कोई साथी है? क्या वह जानती है कि वो एक अंडरकवर है? इन सब बातों को लेकर दोनों के बीच एक दिमागी खेल शुरू हो गया। जिमी बातों को घुमाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा, जबकि डॉक्टर एक के बाद एक सवाल पूछकर जिमी का असली मकसद जानने की कोशिश कर रही थी। शायद डॉक्टर को जिमी की इस घबराहट और बातों को घुमाने का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया और टेबल से एक फाइल उठाते हुए बड़ी ही ठंडी नजरों से जिमी को उसके असली नाम से बुलाया। अब डॉक्टर लू ने बातों को घुमाने के बजाय जिमी को सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि वह उसके मरीज से दूर रहे। ये सुनकर जिमी तुरंत समझ गया कि ये महिला डॉक्टर जिस मरीज की बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि लानी है और उसका जिमी से मिलने का मकसद कुछ और ही था। दरअसल ये महिला डॉक्टर लानी की पर्सनल साइकोलॉजिस्ट थी। लानी हमेशा अपनी डॉक्टर के सामने जिमी की बहुत तारीफ करता था और उसे अपना जेल का इकलौता दोस्त भी मानता था, लेकिन डॉक्टर की नजरों में लानी कोई खूंखार सीरियल किलर नहीं बल्कि एक कमजोर और बेचारा मरीज था। और जिमी जैसे एक असामाजिक कैदी का अचानक लानी के करीब जाना उसे काफी अजीब लग रहा था।
इसलिए वो लानी को बचाने के लिए अलर्ट हो गई थी। उन दोनों के सोचने का नजरिया एक दूसरे से एकदम अलग था, इसलिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। इसमें कोई सही या गलत नहीं था, बस उन दोनों का नजरिया अलग था। इसी वजह से उनकी ये मुलाकात एक बहस में बदल गई और अभी जो कुछ भी हुआ उससे जिमी को पूरी तरह समझ आ गया कि उसका ये अंडरकवर मिशन अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। उसे न सिर्फ लानी से बचकर रहना था बल्कि महिला डॉक्टर की नजर से भी बचना था और जेल के बाकी कैदियों से भी अपनी जान बचानी थी। आज जिमी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था और उसे इस वक्त सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं लानी को उसकी असली पहचान के बारे में पता तो नहीं चल गया। इसलिए अगले दिन सुबह जब उसने लानी को खुद को घूरते हुए देखा तो जिमी ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए तुरंत अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला दी और फिर शांत दिखने की कोशिश करते हुए लानी के पास बैठ गया। किस्मत से थोड़ी बातचीत के बाद जिमी को समझ आ गया कि लानी को अभी तक उसकी असली पहचान नहीं पता है। इससे उसे काफी राहत मिली, लेकिन ये सुकून बस कुछ ही पल का था। उसी दिन जिमी ने अपनी कांटेक्ट पर्सन लॉरेन को फोन करके अपनी परेशानी बताने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। हार मानकर उसने कई बार अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका फोन नहीं लगा। ये देखकर जिमी समझ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि जिमी ने पब्लिक फोन पर बहुत ज्यादा समय लगा दिया था और उसके पीछे खड़ा टैटू वाला आदमी अपना आपा खो चुका था। अच्छा हुआ कि जिमी के रुतबे ने उस गुस्सैल विंसेंट को शांत कर दिया, नहीं तो बात और बिगड़ जाती। लेकिन जिमी जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता था आखिरकार वही हो गया। पहले जब जिमी के पिता उससे जेल में मिलने आए थे तो उन्होंने अपनी नेकी में अपने रिटायरमेंट से पहले के पुलिस बैज का इस्तेमाल करके सभी गार्ड से जिमी का ख्याल रखने को कहा था, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी इस छोटी सी गलती से जिमी की अंडरकवर पहचान सबके सामने आ जाएगी। गार्ड्स ने इसी बात का फायदा उठाकर जिमी से मुंह बंद रखने के लिए $10,000 की फिरौती मांगी। मजबूरी में जिमी को अपने पिता से मदद मांगनी पड़ी, पर मुसीबत ये थी कि जिमी की बाहर की सारी बचत उसके माता पिता पहले ही खर्च कर चुके थे। इसलिए जिमी तय समय पर उन गार्ड्स को $10,000 नहीं दे पाया और अब उसे इसका अंजाम भुगतना था। गार्ड्स ने पूरी जेल में ये बात फैला दी और खुलेआम कह दिया कि जिमी एक अंडरकवर है। उन्होंने जिमी और बाकी कैदियों के बीच दुश्मनी पैदा कर दी और जिस गैंग लीडर को जिमी बहुत पसंद था अब वो भी उसे शक की नजरों से देखने लगा था। जिमी को तुरंत समझ आ गया कि अब उसके पास वक्त नहीं है और उसे जल्द से जल्द इस खतरनाक जेल से बाहर निकलना होगा और इसका बस एक ही रास्ता था कि वो अपना मिशन जल्दी पूरा करे और जल्द से जल्द लैरी से उन लाशों का पता उगलवाए। शायद जिमी की परेशानी को भांपते हुए लैरी ने खुद ही जिमी से पूछ लिया कि क्या हुआ है। जिमी ने मौका देखकर झूठ बोल दिया कि उसने एक गार्ड से पंगा ले लिया है क्योंकि वो गार्ड लैरी को गाली दे रहा था। ये सुनकर लैरी बस थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने जिमी से कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है, पर इसके बाद उसने जो कहा उसने जिमी की रूह कंपा दी। उसने बेझिझक कहा कि भले ही उसने कुछ बच्चियों के साथ बुरा किया हो, पर उस समय के कानून के हिसाब से वो बच्चियां बच्चे नहीं मानी जाती थी। ये तो अभी हाल ही में कानून ने बच्चों की उम्र की नई परिभाषा तय की है। उसके हिसाब से अतीत में किए गए उसके काम कोई जुर्म नहीं थे। जिमी ने अपनी घिन और गुस्से को दबाते हुए बहुत ही सावधानी से उसकी हाँ में हाँ मिलाई ताकि वो कुछ और सुराग निकाल सके, लेकिन इसके बाद की बातों ने तो जैसे जिमी के होश ही उड़ा दिए। उसे पूरी तरह से एहसास हो गया कि ये आदमी कितना पागल और बेरहम है। लैरी ने कबूल किया कि वो जानबूझकर छोटी बच्चियों को ही अपना शिकार क्यों बनाता था, क्योंकि बड़ी उम्र की लड़कियां उसे नफरत और घिन की नजरों से देखती थी। वो सब उसे एक दरिंदा मानती थी, उससे बात करना तो दूर उसके पास भी आना नहीं चाहती थी। जबकि छोटी बच्चियां उसके साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। वे उसे किसी अजीब नजरों से देखने के बजाय खुद ही उससे बात करने आ जाती थी और इस तरह जिमी की बातों में आकर आखिरकार लैरी ने उस पुराने केस की पूरी सच्चाई उगल ही दी। लैरी ने बहुत ही आराम से याद करते हुए बताया कि उस दिन वो एक छोटी सी सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि जेसिका की साइकिल पंचर हो गई थी, तो वो खुद उसके पास गया और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। शुरू में जेसिका बहुत ही अच्छी तरह से पेश आ रही थी, पर जैसे ही उसने जेसिका को किस करने की कोशिश की सब कुछ बदल गया। जेसिका अचानक बहुत गुस्से में आ गई और उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी और उसे गालियां देने लगी। इसलिए लैरी ने केमिकल से भीगा हुआ एक तौलिया निकाला और जेसिका का मुंह और नाक दबा दिया जब तक कि उसने तड़पना बंद नहीं कर दिया और वो पूरी तरह शांत नहीं हो गई। फिर लैरी अपनी वैन लेकर एक मक्के के खेत में पहुंच गया, पर इसके बावजूद जेसिका रास्ते में कई बार होश में आ गई थी। मजबूर होकर लैरी को उस तौलिए से कई बार उसे फिर से बेहोश करना पड़ा। वो बार बार उठ रही थी, 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 वो बार बार उठ रही थी। वो इस घटना के बाद होश में आने पर जेसिका लगातार चिल्ला रही थी और अपनी माँ को बुला रही थी और जेसिका के रोने चिल्लाने से लैरी को बहुत भयंकर गुस्सा आ गया। इसलिए आग बबूला होकर उसने जेसिका को मक्के के खेत के अंदर घसीटा और सीधे अपनी बेल्ट से उसका गला घोंट दिया। लैरी के इस खौफनाक खून के बारे में सुनकर जिमी को न सिर्फ अपने आंसुओं को रोकना था बल्कि चेहरे पर मुस्कान लाकर लैरी को तसल्ली भी देनी थी। एक तरफ जिमी जेल के अंदर हर तरफ से मुश्किलों का सामना कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जेल के बाहर एजेंट लॉरेन और पुलिस चीफ भी लैरी के केस की पूरी जांच कर रहे थे। वो और भी सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ताकि लैरी का जुर्म साबित कर सकें और उसकी अपील रोक सकें, लेकिन चीजें इतनी आसानी से नहीं हो रही थी। लैरी के पुराने डैश कैम वीडियो से पता चला कि वो कई बार एक ही जगह से गुजरा था, इसलिए वे दोनों तुरंत वहां पहुंच गए। उस जगह पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि ये एक बहुत ही मामूली सा गैस स्टेशन है। उन्हें लगा था कि यहाँ उन्हें केस से जुड़ा कोई सुराग मिलेगा, पर उस दुकान वाले से पता चला
कि ये गैस स्टेशन हाल ही में बना है। उसे कुछ नहीं पता था कि कई साल पहले यहाँ क्या हुआ था और उसने लैरी को भी कभी नहीं देखा था। पर अच्छी बात ये थी कि आगे की बातचीत में दुकान वाले ने बताया कि पास ही में एक पुरानी मछली पकड़ने के सामान की दुकान है। उसका मालिक जॉन गाड़ियों की मरम्मत का काम भी करता है। शायद वो उन्हें कोई काम का सुराग दे सके। बिना कोई वक्त गवाए वे दोनों तुरंत वहां पहुंच गए। पुलिस चीफ ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए लैरी की फोटो जॉन को दिखाई। बस एक झलक देखकर ही जॉन ने बिल्कुल सही लैरी का नाम बता दिया। उसने माना कि भले ही वो लैरी को बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था, पर इस अजीब सी कलमों वाले आदमी को वो भूला नहीं था। जॉन ने याद करते हुए बताया कि उसने सच में लैरी को कुछ गाड़ी के पार्ट्स बेचे थे। उसकी भोली भाली शक्ल देखकर उसने बहुत जल्दी आसपास के सभी लोगों का भरोसा जीत लिया था और फिर बाद में लैरी कुछ खरीदे बिना भी यहाँ आने लगा और जानबूझकर जवान लड़कियों से बातचीत करने और उन्हें फंसाने की कोशिश करता था। और वो हमेशा कुछ ऐसी अजीबोगरीब बातें बोलता था जिससे लड़कियों को बहुत अजीब महसूस होता था। धीरे धीरे जॉन को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी और कुछ ही समय बाद उसने लैरी को वहां से भगा दिया। और बेशक इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस आदमी ने उसकी प्यारी बेटी को परेशान किया था। अब जब पुलिस खुद चलकर उसके पास आई थी तो जॉन को एहसास हुआ कि उसका वो फैसला एकदम सही था। अब उस लड़की से पता चला कि वो आदमी सिर्फ अजीब बातें ही नहीं करता था, बल्कि उसकी हरकतें भी बहुत अजीब होती थी। वो हमेशा लड़कियों को फुसलाकर अपनी वैन के पीछे ले जाने की कोशिश करता था, लेकिन शुक्र है कि किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, इसलिए कोई भी उसकी वैन में नहीं गया। ऐसा लगा कि सुराग बस यहीं पर खत्म हो जाएंगे। पर तभी उस लड़की ने बताया कि वो आदमी उसे कुछ सामान भी दिया करता था। हालांकि वो सारे तोहफे दिखने में बहुत ही पुराने, गंदे और इस्तेमाल किए हुए लगते थे। उसे वे बिल्कुल पसंद नहीं आए और उसने सब कुछ फेंक दिया था। लेकिन गैराज में एक आखिरी चीज बची थी जिसे वो फेंक नहीं पाई थी। लॉरेन और पुलिस चीफ ने एक नजर में ही पहचान लिया कि वो आखिरी शिकार जेसिका की पुरानी साइकिल थी। पर परेशानी यह थी कि साइकिल पर से सीरियल नंबर लैरी ने पहले ही मिटा दिए थे, इसलिए यह साबित करना नामुमकिन था कि ये जेसिका की ही साइकिल है, जब तक कि उस पर लैरी और जेसिका के फिंगरप्रिंट ना मिले। लेकिन इतना समय बीत चुका था कि साइकिल से कोई भी काम का सुराग मिलना नामुमकिन था। अब लैरी का जुर्म साबित करने का बस एक ही रास्ता था और वो था जेल के अंदर मौजूद जिमी। और इस वक्त जिमी ने अपने कानों से लैरी को बहुत ही आराम से और बिना किसी पछतावे के उस बच्ची जेसिका की हत्या की पूरी कहानी बताते हुए सुना था। ये पहली बार था जब जिमी ने इतनी भयानक बुराई और मौत को इतने करीब से महसूस किया था। इस एहसास ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, इतना कि लाइट बंद होने के बाद भी जब लैरी ने उसे आवाज दी तो जिमी की उसे जवाब देने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त वो कंबल ओढ़कर चुपचाप रो रहा था। वो उस मासूम बच्ची जेसिका की दर्दनाक मौत पर रो रहा था और उस दूसरी बच्ची के लिए भी रो रहा था जिसकी लाश आज तक नहीं मिल पाई थी। इसी पल से जिमी पूरी तरह से बदल गया था। वो एक ऐसा बेपरवाह ड्रग डीलर जो बस अपनी आजादी के लिए अंडरकवर बना था, अब वो नहीं रहा। जब जिमी ने देखा कि ये आदमी फिर से पुरानी बातों का बहाना बनाकर टाल रहा है तो जिमी समझ गया लैरी घमंडी और चिड़चिड़ा था और उसे किसी का भी उस पर शक करना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर तब जब कोई उसके उन महान कारनामों पर शक करे। इसलिए जिमी ने एक तरकीब सोची और उसे उकसाने का फैसला किया। वो चाहता था कि किसी तरह लैरी के मुंह से उन लाशों का पता उगलवा ले। उसने ताना मारते हुए कहा कि सिर्फ कहानियां गढ़ने के लिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से झूठ बोला। शायद उसने कभी उसे अपना असली दोस्त माना ही नहीं। लैरी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा जिमी ने सोचा था। ये शक भरी बातें सुनकर उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। जिमी ने मौका देखकर आग में घी डालने का काम किया। उसने सीधे कहा कि उसकी कहानियों में बहुत सी बातें अजीब है और उनमें कोई दम नहीं है। ये जानकर कि वो जाल में फंस गया है, लैरी ये सुनकर तुरंत भड़क गया। वो बेताबी से सफाई देने लगा कि उसे दफनाने के लिए सही मिट्टी चाहिए थी और उस दिन वहां से एक आदमी गुजर रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। लैरी की ये सफाई सुनने में तो ठीक लग रही थी, पर उसमें बहुत सी कमियां थी और जिमी को यही तो चाहिए था। जिमी को यूं अनसुना करते देख लैरी और भी ज्यादा बेचैन हो गया। जिमी समझ गया कि उसका प्लान कामयाब हो गया है, अब बस आखिरी चाल चलनी थी। और जैसा कि जिमी ने सोचा था, उसकी ये उकसाने वाली तरकीब पूरी तरह से काम कर गई। लैरी बहुत बुरी तरह से भड़क चुका था। अपनी कहानी को सच साबित करने की जल्दबाजी में उसने जिमी को रात के वक्त लकड़ी के कारखाने में मिलने बुलाया। जिमी जानता था कि ये सबूत हासिल करने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन मुसीबत की बात ये थी कि खाना खाते वक्त उसे अचानक से एक चीज का पता चला। बॉस अपने गुंडों के साथ कुछ ही दूरी पर बैठा उसे घूर रहा था। इससे जिमी को एहसास हो गया कि उसकी जान बहुत बड़े खतरे में है। वो रात तक जिंदा बचेगा भी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ लैरी सच उगलने वाला था और दूसरी तरफ गुंडों का बॉस उसे घूर रहा था। जिमी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और हट भी नहीं सकता था। चाहे जो हो जाए उसे डटे रहना था। आगे चाहे जितना भी खतरा हो उसे हार नहीं माननी थी, क्योंकि ये सिर्फ उसकी आजादी की बात नहीं थी बल्कि उन बेचारी लड़कियों के लिए भी था जिनकी जान गई थी। जब जिमी सोच ही रहा था कि बॉस से कैसे निपटा जाए, तभी वो पुलिस वाला उसके पास आया जिसने पहले उसे बहुत परेशान किया था। जेल में 20 साल से ज्यादा काम कर चुके इस चालाक आदमी ने जिमी का राज पकड़ लिया था। वो जानता था कि जिमी लैरी के लिए काम कर रहा है और लैरी जैसे कातिल से वो पुलिस वाला भी बहुत नफरत करता था। इसलिए उसने खुद जिमी की मदद करने की बात कही ताकि जिमी बॉस के खतरे से बच सके। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस मदद के बदले पुलिस वाले की एक शर्त थी। वो चाहता था कि जिमी के बड़े अफसर जेल से रिटायर होने के बाद उसे एक अच्छी और इज्जतदार नौकरी दिलाए। उसकी इस शर्त पर जिमी ने बिना झिझके तुरंत अपनी बात सामने रख दी। जिमी को बस एक हफ्ते का सुरक्षित समय चाहिए था ताकि वो लैरी से सारे राज उगलवा सके। जहां तक पुलिस वाले की शर्त की बात थी, अगर उसका मिशन पूरा हो गया तो उसे यकीन था कि उसके अफसर ये बात मान लेंगे। ये सुनकर पुलिस वाले ने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से लग रहा था कि वो मान गया है। और वही हुआ। रात होते ही बॉस अपने गुंडों के साथ जिमी के कमरे के बाहर आ धमका। जब जिमी को लगा कि आज उसका मरना तय है, तभी बॉस ने बस उसे घूर कर देखा और अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। जिमी समझ गया था कि ये सब
उसी पुलिस वाले की वजह से हुआ है। बॉस के खतरे से बचते ही जिमी सबसे पहले लैरी को ढूंढने लकड़ी के कारखाने में गया। वहां जाते ही जिमी की नजर टेबल पर रखे एक नक्शे पर पड़ी। उस नक्शे पर लाल पेन से कुछ छोटे बिंदु बने हुए थे और नक्शे के पास ही लकड़ी की बनी कुछ छोटी चिड़िया रखी थी। गिनने पर पता चला कि वो 21 चिड़िया थी। जिमी की धड़कनें तेज हो गई। उसने खुद को शांत रखा और ऐसे ही पूछ लिया कि इन चिड़ियों की गिनती 21 ही क्यों है? क्या इसका कोई खास मतलब है? लैरी ने जिमी की बात का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप एक लकड़ी की चिड़िया उठाई और जिमी के हाथ में रख दी। इसके तुरंत बाद लैरी ने वो नक्शा समेट लिया और बोला कि वो इस नक्शे को जेल के बाहर अपने भाई को पोस्ट करेगा और ये सारी चिड़िया भी उसके साथ ही भेज देगा। फिर उसका भाई उन सभी चिड़ियों को काले रंग से पेंट कर देगा। लैरी की ये बात इस सीरीज के नाम ब्लैक बर्ड से पूरी तरह मेल खाती है। क्या तुम जानते हो कि ये सब किस लिए है? नहीं ना, ये मौत की रखवाली करते हैं। ये उनकी आत्माओं की रक्षा करते हैं। उसकी ये बातें सुनने में बहुत ही अजीब और पागलपन से भरी लग रही थी, लेकिन इससे उसकी खौफनाक और बीमार सोच का पता चलता था। एक ऐसा शैतान जिसके हाथ लड़कियों के खून से रंगे थे, वो अंदर ही अंदर खुद को बचाना चाहता था। हालांकि लैरी ने ये नहीं बताया कि नक्शे पर बने वो लाल निशान क्या थे, लेकिन जिमी समझ गया था कि वो लाल निशान उन लड़कियों की लाशें गाड़ने की जगह थी। जिमी को अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए लैरी ने खुद ही एक और शिकार हुई लड़की ट्रिशिया के बारे में बताया। उसने उस अपराध की ऐसी बातें भी बताई जो पुलिस ने कभी किसी को नहीं बताई थी। लड़कियों के साथ जो दरिंदगी उसने की थी, उसे लगता था कि उनके लिए एक कब्र खोदना भी उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। वो इसे एक तरह का एहसान समझता था और ये भूल गया था कि उसी ने उन लड़कियों की जान ली है। लैरी की इस घटिया और बीमार सोच को सुनकर जिमी ने कहा कि वो बिना नाम बताए इस नक्शे को पुलिस या लड़कियों के घर वालों को भेज सकता है। तभी उन लड़कियों की आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। लेकिन अगर जिमी की इतनी सी बात से एक पागल का दिमाग बदल जाता तो ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। जिमी की बात सुनकर लैरी ने लड़कियों के घर वालों का मजाक उड़ाया और उनके शवों के साथ की गई दरिंदगी की बातें करने लगा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लैरी ने बहुत घमंड के साथ कहा कि जल्दी ही उसकी अपील मंजूर हो जाएगी। वो जेल से बाहर जाकर अपने वो सारे अधूरे काम पूरे करेगा जो बच गए हैं। ये सुनते ही जिमी के अंदर का दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह से बाहर आ गया। उसने खुद को बिल्कुल नहीं रोका और ना ही अपना कोई नाटक जारी रखा। ओए, अपने सेल में वापस लौटने के बाद दोनों सलाखों के पीछे से एक दूसरे को घूरने लगे जैसे एक दूसरे की जान ले लेंगे। लेकिन जिमी नहीं जानता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर पर आने वाली है। अगली सुबह जब सारे कैदियों के सेल के दरवाजे अपने आप खुल गए तो सिर्फ जिमी का दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। अब जिमी समझ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। जिमी को अंदर फंसा देखकर लैरी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उस वक्त जिमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ घंटों बाद जब दरवाजा धीरे से खुला और जिमी बाहर आया तो उसने देखा कि जेल का डॉक्टर कुछ पुलिस वालों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर जिमी ने तुरंत बता दिया कि वो एक जासूस है। उसने डॉक्टर किचमैन का पर्सनल नंबर भी दे दिया, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी और उसे सीधा एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इस वक्त जिमी को सजा मिलने का कोई डर नहीं था। उसे बस इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वो उस नक्शे को भूल न जाए। वो नक्शा सिर्फ उसकी आजादी का रास्ता नहीं था, बल्कि उन मासूम लड़कियों की जान का भी सवाल था। जब जिमी थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपने दिमाग में उस नक्शे को बार बार याद करने की कोशिश की और उन लाल निशानों को भी। घबराहट में जिमी ने अपनी उंगलियों को देखा और अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने जोर से अपनी उंगली काटी और बहुत दर्द सहते हुए उस सफेद दीवार पर अपने खून से वो नक्शा बनाने लगा। हर लकीर के साथ जिमी की उंगली का दर्द बढ़ता जा रहा था और हर लकीर के साथ जिमी का इरादा भी और पक्का होता जा रहा था। आखिरकार जिमी ने उस दीवार पर वो पूरा नक्शा बना ही लिया। कुछ दिनों बाद जब उस कमरे का दरवाजा दोबारा खुला तो अंदर आए पुलिस वाले का बर्ताव पहले से बहुत अलग और नरम था। पता चला कि डॉक्टर किचमैन अपनी छुट्टी से वापस आ गए थे। उन्हें पता चला कि जिमी को कालकोठरी में बंद किया गया है तो वो तुरंत दौड़े आए। इतने सब धोखे खाने के बाद जिमी को नहीं पता था कि वो डॉक्टर की बातों पर यकीन करे या नहीं। इस वक्त सबसे जरूरी बात ये थी कि उसे एक पेन चाहिए था। तभी खबर सुनकर लॉरेन भी जेल पहुंच गई। उसने तुरंत अपने बैग से एक आईब्रो पेंसिल निकाली और जिमी को दे दी। जिमी ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी याददाश्त से टेबल पर लैरी का वो नक्शा बनाना शुरू कर दिया। उसने एक भी निशान नहीं छोड़ा और अपराध की हर एक बात लिख दी। लेकिन जैसे ही उसे लैरी की वो घटिया हरकतें याद आई तो जिमी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। इसके बाद जिमी ने जासूसी के दौरान जो कुछ भी सुना, देखा और याद रखा था वो सब कुछ बिना कुछ छिपाए लॉरेन को बता दिया। लॉरेन ये सब सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि केस की ये सारी बातें लैरी को उम्र कैद दिलाने के लिए काफी थी। अगर वो खुद कातिल नहीं होता तो कोई भी इंसान उन अपराधों के बारे में इतने अच्छे से नहीं बता सकता था। कोर्ट में वकील ब्यूमोंट ने भी अपना वादा निभाया। उसने कोर्ट में जिमी की बाकी बची हुई सारी सजा माफ करवा दी और इस तरह जिमी को आखिरकार अपनी आजादी मिल गई। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि जिमी के दिए गए नक्शे की जगहों पर पुलिस को उन लड़कियों में से किसी की भी लाश नहीं मिल पाई। इस वजह से जिमी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि वो उन मासूम लड़कियों की आत्मा को शांति नहीं दिला पाया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जिमी की मेहनत से ये पक्का हो गया कि अब लैरी कोई और लाश नहीं गाड़ पाएगा और जज ने कोर्ट में लैरी की अपील को भी खारिज कर दिया। पहले से मौजूद सबूतों और जिमी की दी गई सारी जानकारी के आधार पर जज ने आखिरकार लैरी को बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद पुलिस वाले उसे वापस जेल ले आए। अपील खारिज होने के बाद लैरी ने अपनी सजा से बचने के लिए अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया और जेल से बाहर जो नक्शा भेजा गया था उसे खुद लैरी के पिता ने आग लगाकर जला दिया। सच्चाई तो ये थी कि उन्हें हमेशा से पता था कि उनका बेटा एक मुजरिम है, फिर भी उन्होंने चुप रहना सही समझा और उसे बचाते रहे। लैरी के आज ऐसे दरिंदे बनने के पीछे
उसके पिता की इसी लापरवाही का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि लैरी जेल में था और उसे अपने किए की सजा मिल रही थी, लेकिन आज तक उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। अच्छी बात यह थी कि उसके जुड़वा भाई गैरी के बार बार समझाने और गिड़गिड़ाने पर लैरी ने आखिरकार अपना मुंह खोला और कत्ल की बात मान ली। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अपने सारे बयान वापस ले लिए। इसलिए आज तक पुलिस को किसी भी लड़की की लाश नहीं मिल पाई है। जेल से बाहर आने के बाद अपनी अच्छी पर्सनालिटी की वजह से जिमी ने फिर से अपनी एक शानदार जिंदगी की शुरुआत की। इसके साथ ही जिमी ने जासूस के तौर पर मिले अपने अनुभव का इस्तेमाल करके एक बहुत ही कामयाब बिजनेस शुरू किया। उसने सरकारी एजेंसियों की भी मदद की और कई बड़े कातिलों को पकड़वाया। बाई तरफ जो फोटो है वो असली जिंदगी के जिमी की है और दाई तरफ उस खतरनाक कातिल लैरी की है। इन दो असली लोगों की जिंदगी पर बनी ये एक बहुत ही कमाल की जासूसी कहानी थी। सच्ची घटनाओं पर बनी ये अमेरिकी सीरीज यहीं खत्म होती है। आखिर में आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुआ करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहे, आप सब खुश और सुरक्षित रहें और खूब तरक्की करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं यिनी तान।